नमस्कार प्यारे साथी, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से साथी जुड़ जाइए ताकि इस क्लास को हम शुरू करें। चलिए, क्या आप सभी साथी जुड़ चुके हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अपनी हाजिरी लगा दीजिए AWTP वाले बच्चों। AWTP वाले बच्चे हाजिरी लगा देंगे एक बार जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, AWTPO के टॉपिक वगैरह, बेटा इसका सिलेबस मैंने आपसे 2 से 3 बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन मुझे पता था कि आज भी आप ये बात मुझसे जरूर करेंगे। इसलिए प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं तो मैं आपके सिलेबस के लिए सिलेबस आपको दिखाई देता हूं। एक काम करता हूं, ये ऑफिशियल सिलेबस ले रहा हूं मैं, हाथ से नहीं लिख रहा हूं। कभी आपको ऐसा लगे कि सर ये सिलेबस ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसलिए आपको ये ऐसा दिखेगा। चलो ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि क्लास आज काय की हो रही है, कैटलिस्ट की हो रही है, उत्प्रेरक की हो रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आपके माइंड में सबसे पहले एक डाउट तो ये कि सर जो अभी तक क्लास हुई है, ठीक है, जो अभी तक क्लास हुई है, क्या वो AWO TPO वालों को लेना है? इस प्रश्न का जवाब मैं लगभग 2 महीने से डेली दे रहा हूं। ठीक है, एक बार मैंने ना क्या कहा था, उस चीज को मुझे लगातार जवाब देना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्त, हाँ, आपको वो क्लास लेना है। ठीक, आपको वो क्लास लेना है। प्लस आपका जो सिलेबस स्पेशल दिया हुआ है, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई है, वो मैं करवा रहा हूं। अगर आप ये दोनों करते हैं तो ही दोस्त याद रखिएगा। अगर आप ये सोचे कि नहीं सर हमारे उसमें तो सिलेबस में ये जो टॉपिक आपने पढ़ा ये दे ही नहीं रखे, एक जनरल केमिस्ट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी।
क्योंकि वहां वो जो केमिस्ट्री आपको दे रहे हैं वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, लेकिन ये जो केमिस्ट्री है यहां से आपके सीधे सीधे 5 नंबर आपको नहीं देखने को मिले पेपर में तो मुझे बता देना। सीधे पेपर में 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे इसी से AWTPO के अंदर, जो अभी आपकी केमिस्ट्री हुई है। ठीक, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर टॉपिक कौन कौन से हैं, हमें एक बार वो बता दीजिए। ठीक, 2 चीज हो गई, एक मैंने आपको बता दिया, दूसरी ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, तो वो भी आपको क्लास लेनी है, तो दोस्त ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वहां से 5 से 7 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा। अब देखो आपके जो टॉपिक बन रहे हैं वो कौन कौन से, रोजमर्रा के जीवन में केमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल इन एवरी लाइफ। आपने नोटिस किया होगा मैंने वहां पर एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, मानव जीवन में रसायन, क्या सर पढ़ाया था, वो टॉपिक इससे कोरिलेवेंट ही करता है। ठीक, अगला आता है आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन, कॉमनली यूज्ड केमिकल, कॉमनली यूज्ड केमिकल, दोस्त याद रखिएगा ये दूसरा होता है आपका टॉपिक। फिर तीसरा टॉपिक आपका जो निकल करके आता है वो कौन सा आता है, महत्वपूर्ण उत्प्रेरक, कौन सा आता है, महत्वपूर्ण उत्प्रेरक आता है। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट कैटलिस्ट आता है। मैं आपके टॉपिक की नंबरिंग भी कर देता हूं यहां पर, है ना, ये सिलेबस में जो लिखा हुआ था वही है, 1 2 3, यहां पर भी सेम चीज है, 1 2 और 3। ठीक, उसके बाद प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन, ये जो दिख रहा है ये आपका टॉपिक नंबर क्या बनेगा, 4 बनेगा भैया, रिएक्शन। रसायन के व्यावसायिक अनुप्रयोग, ये क्या बन गया आपका टॉपिक नंबर, रसायन के व्यावसायिक, है ना भैया, केमिकल के कैसे यूज करना है, कमर्शियल यूज करना, तो ये आपका टॉपिक नंबर क्या बन गया, 5 बन गया भाई। ठीक है, ये टॉपिक नंबर क्या बन गया, 5 बन गया। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, ये आपका टॉपिक नंबर 6 बनेगा, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ये क्या बनेगा, टॉपिक नंबर 6 बनेगा, क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक बार सिलेबस डिस्कस कर लूं आपसे, उसके बाद मैं आपसे फिर बात करूंगा। ठीक है, आज पढ़ेंगे कम, आप बातें ज्यादा करेंगे, क्योंकि है ना मेरे कारण आपको परेशानियां बहुत हुई हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैंने आपको जवाब तो बहुत बार दिए, लेकिन हो सकता है किसी ने उन जवाबों को न देखा हो, तो परेशानी आपको सामना करना पड़ा हो, बात सही है। फिर आते हैं परिभाषा आधारित प्रश्न, है ना, याद रखना डेफिनेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं, ये आपका टॉपिक नंबर 7 बनता है, क्या बनता है, 7 बनता है। ठीक, फिर पूछते हैं एसिडस और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोराइड, क्या बनते हैं, अम्ल, गंधक और हाइड्रोक्लोराइड के आधार पर प्रश्न, तो ये टॉपिक नंबर आपका यहां पर 8 बनता है, कौन सा बनता है, 8। परमाणु संख्या, तत्व और उनके प्रतीक, ठीक है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल, ये आपका टॉपिक नंबर 9 बनता है, कौन सा बनता है, 9 बनता है। और 10 नंबर पर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल, कौन सा आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, तो ये आपका टॉपिक नंबर 10 बनता है, कौन सा बनता है, 10 बनता है। ठीक है, वो वाली केमिस्ट्री पढ़नी है क्या बेटा, इसको देख लेना आप, क्लास में ना शुरू से जुड़ा करें, एक तो बीच में आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, और फिर जो चीज पढ़ा दी जाती है, जो चीजें लिख दी जाती हैं, वो भी आप पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा तौफीक, ठीक है, आपका मैसेज भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो खान साहब आपने जो कमेंट किया था वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करूंगा मैं आपसे। तो टोटल आपके 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक में से आपकी जो केमिस्ट्री हुई है वहां पर एक टॉपिक मैं करवा चुका हूं, पहला केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। केमिकल एंड फिजिकल चेंज, हिंदी में आप कहेंगे इसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको, भौतिक, कौन से नंबर का टॉपिक है ये, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, 6 नंबर का टॉपिक है, तो मैं आज 6 लिख रहा हूं। ठीक है, ये 6 नंबर का टॉपिक है,
ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपका उसी केमिस्ट्री से काम हो जाएगा जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, कितने दिन में पूरा हो जाएगा बेटा? अभी सिलेबस ही डिस्कस कर रहा हूं, मैंने पढ़ाया भी नहीं, अभी तो शब्द भी नहीं लिखे हैं, तो थोड़ा सब्र रखो। किसी चीज के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं सारी जानकारी दूंगा। आपने कहा कि सर वो काम का है ना, उसकी जानकारी दी। सिलेबस मांगा, सिलेबस की जानकारी दी। अब मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ानी है पहले एक बार वो तो कर लो। मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया अभी। ठीक है, तो कितनी खराब बात होती है ये। ठीक है, कि जैसे आप समझिए आप किसी काम को शुरू भी नहीं कर रहे हो और आप पूछने लग जाते हो कि खत्म कब होगा। ये कितनी बुरी बात है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा टॉपिक ये देखना, अम्ल, गंधक का अम्ल और हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये बनता है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, आप इसे बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कौन से नंबर का टॉपिक है? 8 नंबर का। कौन से नंबर का टॉपिक है? 8 नंबर का। 2 टॉपिक हो गए। ठीक है, तो रासायनिक भौतिक परिवर्तन और आपका क्या हो चुका है? तो दोस्त याद रखिएगा, गंधक का ये यहां पर अम्ल हो चुका है, अम्ल वाला टॉपिक आपका हो गया। इसके बाद में दोस्त एक आपका टॉपिक है उत्प्रेरक। कैटेलिस्ट। कौन सा टॉपिक है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आपका इसमें कौन से नंबर का टॉपिक हमने डाला है? उत्प्रेरक को हमने नंबर 3 पर डाला है। किस पर डाला है? नंबर 3 पर। किस पर डाला है? नंबर 3 पर। ठीक है, इसकी आपकी 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, थर्ड क्लास आज होगी। कब होगी? तीसरी क्लास आज होगी। तो ये टॉपिक अगर आपके माइंड में आ रहे हो, तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ये टॉपिक आपके हो गए हैं, ये टॉपिक आपका हो गया है। उत्प्रेरक की आपकी कितनी क्लास हो गई है? 2 क्लास। कितनी हो गई है? 2 क्लास। तीसरी क्लास आज आपकी क्या होने वाली है? उत्प्रेरक की। अब अगला टॉपिक जो मैं आपका शुरू करूंगा, उस टॉपिक का नाम रहेगा केमिकल यूसेस। रसायन के उपयोग। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे अगला? रसायन के उपयोग। अब ये जो न्यू टॉपिक होगा आपका, ठीक है, ये होने के बाद शुरू होगा। ये तीसरी क्लास हो जाएगी आपका, कैटलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये शुरू होगा। ये न्यू टॉपिक रहेगा आपका। कि सर ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। देखो सिलेबस को देखना, क्या बोला? रोजमर्रा के जीवन में रसायन। ऑलरेडी साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, सुनना मेरी इस बात को। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन, जनरल यूज किए जाने वाले, कॉमनली यूज केमिकल, और याद रखना एक और है, रसायन के व्यवसायिक अनुप्रयोग। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। मैं वापस से लिख देता हूं, चलिए कौन कौन से पढ़ेंगे? दैनिक जीवन में रसायन, आमतौर पर प्रयोग होने वाले रसायन, और रसायन का व्यवसायिक उपयोग। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक थे ये? एक था आपका पहले नंबर पर, एक था दूसरे नंबर पर, और एक था आपका 5वें नंबर पर। पहला, दूसरा और 5वां। ठीक है, पहला, दूसरा और 5वां कौन कौन से थे? पहला, दूसरा और 5वां। ठीक है, दोस्त याद रखना, दैनिक जीवन में रसायन, केमिकल इन डेली लाइफ। ठीक है, आमतौर पर प्रयोग होने वाले रसायन, कॉमनली यूज केमिकल, कॉमनली एप्लीकेशन ऑफ केमिकल। मैं इसलिए इधर से ले रहा हूं क्योंकि फिर आप ये नहीं बोल दें
सर ये वाला टॉपिक तो हुआ नहीं। कॉमनली एप्लीकेशन ऑफ केमिकल, और फिर आपका जो होगा वो कौन सा होगा, 5 नंबर पर कॉमनली एप्लीकेशन, कॉमनली यूज्ड केमिकल। तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, कॉमनली एप्लीकेशन ऑफ केमिकल, आमतौर पर कॉमनली एप्लीकेशन ऑफ केमिकल, ये हो गया। रसायन का व्यवसायिक अनुप्रयोग, व्यवसायिक का मतलब क्या होगा, कमर्शियल, कमर्शियल यूज ऑफ केमिकल, नहीं लिखा है, सही लिखा है, ठीक। अब ठीक है, अब भैया ये चीज आपने यहां पर नोटिस करी, ऑब्जर्व करी, अब समझिएगा, ठीक है। यहां क्या होगा, आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी। मैंने कैटलिस्ट की जो 2 क्लास करवाई थी, उस क्लास के अंदर मैंने यूज की थी पीपीटी। क्या यूज की थी, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। आपका अनुरोध था सर हाथ से लिखकर पढ़ाएं। किससे लिखकर पढ़ाएं, हाथ से पढ़ाएं, ठीक है। जैसे विनय कुमार जी कह रहे हैं सर हाथ से लिखकर पढ़ाइए, ठीक है। तो भैया हम इस चीज को सरे से अब खारिज कर देते हैं, हम आपको हाथ से लिख के पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये दायित्व बनेगा, आपका ये पॉइंट बनेगा। अगर आपने अभी तक वो केमिस्ट्री नहीं करी है तो आप क्या करेंगे वहां पर, आप सबसे पहला टॉपिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वहां पूरा करें, दूसरा अम्ल क्षार और लवण करें, और फिर आप इसकी 2 क्लास, कैटलिस्ट की 2 क्लास इसी में आपको पड़ी हुई मिल जाएगी, आप उसको देखिएगा। इन दोनों को आपको करना है, ठीक है। अब तीसरी क्लास शुरू करने से पहले मैंने लास्ट में कुछ पेजेस दिए थे, उनमें बहुत सारे कैटलिस्ट दे दिए थे। उनमें से जो सिर्फ एग्जाम पॉइंटेड है, मैं उन्हीं को आपको याद करना है, सारे नहीं, ठीक है। तो उसको मैंने ऐड कर लिया आज की क्लास में। उसके बाद मैं वापस से आपको हैंड रिटन, मतलब वो पुराना डाटा है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको हैंड रिटन पढ़ाऊंगा। अब मुझे ये बता दो, क्या अब किसी बच्चे की कोई इंक्वायरी है कि सर ये चीज बता दीजिए, वो बता दीजिए, बता दीजिए। कोई और आपको ऐसा माइंड में लग रहा हो कि सर अभी भी हमारे डाउट क्लियर नहीं हुए, अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो, ये टॉपिक देखो, अब ऑलरेडी अगर मैं आपसे कहूं तो ये टॉपिक आपके हो गए। अब 1 2 3, अब रिएक्शन वाला टॉपिक आपका बचेगा, एक 4 नंबर वाला, एक बचेगा आपका परिभाषा आधारित, परमाणु संख्या और उनके प्रतीक बचेंगे, और इलेक्ट्रो रसायन बचेगा, और एक टॉपिक आपका ये वाला। तो जितने भी टॉपिक है सिलेबस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्या सर इनके एमसीक्यू भी करवाएंगे, चलिए ये मैं आप लोगों को, ठीक है। बस फिर अब मुझे, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं एमसीक्यू भी स्टार्ट करिए, मैं अभी स्टार्ट बाद में ही करूंगा, क्योंकि रोज रोज मुझे जवाब देने पड़ेंगे नहीं तो, है ना। अगर मैं आज आपकी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है, अगर आज क्लियर कर दूंगा तो अगली क्लास में कोई बच्चा पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि भैया जो क्लास हुई थी 16 तारीख को, वो क्लास जाकर के देख लो, मैंने वहां हर एक डाउट का जवाब दे रखा है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर एमसीक्यू करवा दीजिए इनके, हमें थोड़ा सा टफ पड़ता है हमारे लिए। तो अगर फिर एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि, है ना दोस्त, याद रखिएगा, क्या आप ये चाहते हैं कि अगर मैं आपको एक टॉपिक करवाऊं और उस टॉपिक से रिलेवेंट उसके एमसीक्यू करवाऊं, या आप ये चाहते हैं, या दूसरा आप सिर्फ ये चाहते हैं कि गुरुजी सिर्फ टॉपिक करवा दीजिए, ठीक है, एमसीक्यू बाद में आप जब एग्जाम टाइम पे करवाएंगे तब हम कर लेंगे, आप क्या चाहते हैं। अगर आप पहले वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो आप बार बार ये नहीं कहेंगे सिलेबस कब पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, आपके 10 टॉपिक हैं, तो 10 घंटे अगर मान लीजिए मैं 10 टॉपिक को क्लियर करके आगे बढ़ता हूं, है ना। जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन की चीज मैं नहीं करवाऊंगा, है ना दोस्त, याद रखिएगा। एसिड बेस के वापस से मैं अब एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, लेकिन कैटलिस्ट टॉपिक चल रहा है, जैसे इसके एमसीक्यू करवाऊं तो मुझे कम से कम 10 क्लास ज्यादा लेनी पड़ेगी। कितनी क्लास ज्यादा लेनी पड़ेगी आपकी, 10 क्लास, समझना मेरी इस बात को।
अगर मैं इन 10 क्लासेस को नहीं लेता था तो मेरा सिलेबस जल्दी कवर अप होता कि नहीं होता? कि सर हो जाता। तो एक चीज आप फिर देखो, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है? अगर मैं 10 क्लास ज्यादा लेने की क्षमता रखता हूं तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी सिलेबस कब होगा सिलेबस, क्योंकि देखो आपको दो चीजें मैं दे रहा हूं। एक तो मैं टॉपिक प्लस एमसीक्यू दे रहा हूं, दूसरा मैं हैंड रिटन पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा? हैंड रिटन पढ़ाऊंगा, ठीक है? या ऐसे लिख लो इसको, हाथ से लिखकर पढ़ेंगे हम। कैसे पढ़ेंगे? हाथ से पढ़ेंगे। तो देखो, हाथ से लिखकर पढ़ने में समय लगता है कि नहीं लगता? मुझे एक बात बताओ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर एमसीक्यू कैसे करवाएंगे? एमसीक्यू प्रीवियस ईयर प्रश्न भी रहेंगे और कुछ संभावित भी रहेंगे। क्या रहेंगे? संभावित मतलब मुझे लगता है कि ये पूछा जा सकता है, तो मैं आपसे वो भी पूछूंगा, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में संभावित का आंकड़ा भी रहेगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बता दो, अभी तक जो लग रहा था कि पता नहीं हमारे केमिस्ट्री का क्या होगा, अब क्या लग रहा है? बता दो। अब बता दो, अब कैसी फीलिंग आ रही है? अब कैसी फीलिंग आ रही है बता दो। बीच में मैंने कैटलिस्ट की क्लास 1.5 घंटे की ली थी, उसके नाम उठपटांग थे भैया, आपको बड़ी दिक्कत हुई, मैं जानता हूं उसके लिए, है ना? और ये एक बच्चे ने, ये जो था ना बीच में तौफीक करके खान करके, इनने एक बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था, ठीक है? सर इसके नाम नहीं लिखते हो, पढ़ाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। बेटा देखो क्या होता है कि अगर किसी को हम, मान लीजिए जैसे सिट्रिक एसिड बोलते हो आप, तो उसका हिंदी नाम कुछ और नहीं है, जो नाम आपके चलन में है वो चलन में ही रहेंगे, ठीक है? तो मैं इस आपके 90% बच्चों की ये डिमांड है कि सर टॉपिक के साथ एमसीक्यू करवाते जाइए। एक टॉपिक होगा उसके एमसीक्यू, एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके एमसीक्यू, ठीक है? अब बता दो, अभी भी कोई समस्या है मुझसे? मैंने आधा घंटा डिस्कस किया आपसे, माना कि मैंने आज आधा घंटा बर्बाद किया, पर दोस्त यकीन मानिएगा मैं अब आगे से, अब एक बच्चा बुक बुक कर रहा है, बेटा अब अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो बुक की जरूरत क्या है, मुझे तो ये बता दो। टीचर पढ़ा रहे हैं तो बुक की जरूरत क्या है? टीचर पढ़ा रहे हैं तो बुक की जरूरत क्या है? बताओ। ठीक है, अब कोई मुझसे समस्या है आपको? अब कोई दिक्कत है? मैं पढ़ा रहा हूं, बुक की जरूरत नहीं लगने दूंगा। और क्या बोलूं आपको, मैं इतना ही बोल सकता हूं। बिना बुक के नहीं आता तो खरीद लेना, फिर क्या ही बोलूं मैं? मेरे को नहीं पता कि कौन सी बुक आती है इसके लिए। चलिए, देखो ये कुछ है ना। अब आप कहोगे सर अभी आपने कहा पीपीटी लेके आए हो, ये चार देखो ये क्या है, मैं आपको बता देता हूं। क्या हो गया यार? ठीक है, ये चार, एक, दो, तीन और चार, ये मैंने पिछली क्लास में करवाए थे, ठीक है? ये 4-5 स्लाइड। तो मैं यहां सिर्फ आपको इनके नाम लिखूंगा, ये पढ़ा नहीं रहा हूं, ये पुराना डाटा है। जो दूसरे नंबर की क्लास हुई थी उसमें मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि भैया किस चीज में कौन सा कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक है, ठीक है? और जिन पे मैं टिक कर दूंगा आपको बस वही याद रखना है, बाकी नहीं। चलिए, पहले नंबर पर आपकी थी दोस्त, याद रखिएगा, मेथेन निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका निर्माण? है ना, आप जो कह रहे थे मैं वो यहीं पे लिख देता हूं कि सर किस अभिक्रिया, मेथेन निर्माण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? निकेल का होता है। किसका होता है? निकेल का। क्या सर ये हमें याद रखना है ना? बिल्कुल, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये सर आगे 1900 ये 90s के दशक में शुरू हुए थे। वेजिटेबल ऑयल से बटर बनाना, वनस्पति, या इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण जो होता है, ठीक है, इस अभिक्रिया में जो क्या बनता है आपका? वनस्पति घी बनता है। तो यहां पर किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का।
तो यहां पर भी आपका उत्प्रेरक कौन सा होता है? निकेल होता है। कौन सा उत्प्रेरक होता है? निकल। ये पुराना रिवीजन करवा रहा हूं सिर्फ, है ना। कोल लिक्विफिकेशन, है ना दोस्त, याद रखना, छोड़ देना, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हैबर विधि है अमोनिया निर्माण के लिए। तो अमोनिया निर्माण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो दोस्त एफ ई। एफ ई का मतलब क्या होता है? आयरन। और इसका नहीं करेंगे तो के का मतलब क्या हो जाएगा? केलियम। गुरुजी हिंदी, ठीक है, आयरन का मतलब लोहा और केलियम का मतलब पोटेशियम। ओके, ये आपको याद रखना है। नाइट्रिक एसिड के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए आप किस उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे? तो दोस्त याद रखना, प्लेटिनम का। किसका करेंगे? प्लेटिनम का। किसका करेंगे? प्लेटिनम का। बाकी आपको ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना। फिर आता है V2O5, ये मैंने पढ़ा दिया पहले, ये भी याद नहीं रखना। ठीक है, तो इनमें से आप अभी यहां पर कोई भी दूसरे नहीं याद रखेंगे। बाकी मैंने आपको ऊपर के जो बताए 1, 2, 3 और 4, ये मैं पुराना रिवीजन करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। इनमें से कौन सा याद करना है, बस वो। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। C2, है ना, H4O। तो भैया आप इसे भी याद नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं है इसका भी। मेलिन V2O5 हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, है ना। क्रेकिंग फ्लूइड, है ना, ये भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर इसको भी छोड़ दीजिए। Al2O3, हाँ ये जरूर याद रखिएगा। गैसोलीन के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? गैसोलीन के निर्माण। तो भैया गैसोलीन का निर्माण जो होता है, तो गैसोलीन के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक तो आप यहां पर याद रखना प्लेटिनम। क्या याद रखना? प्लेटिनम। और प्लेटिनम याद नहीं रखें तो एक याद रखिएगा Al2O3। ठीक है, Al2O3। Al2O3 को एल्यूमिना भी कह देते हैं। तो आपको एक ये याद रखना है, एक याद रखना है बेंजीन निर्माण। क्या याद रखना है? बेंजीन। बेंजीन निर्माण। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो बेंजीन निर्माण के लिए जो उत्प्रेरक लगता है उसका नाम क्या है? निकेल। बेंजीन बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का किया जाता है। ये दूसरे नंबर की क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था उनमें से आपको क्या याद रखना है वो बता रहा हूं। ठीक है बेटा, ऑलरेडी 2 क्लास करवा चुका हूं, आपको वो पढ़नी पड़ेगी वहां जाकर के। ठीक है, जो मेहनत एक बार कर दी है उसमें पीपीटी है, आगे से सब हैंड रिटन चलेगा। अब वापिस से वो गुरुजी फिर से शुरू से पढ़ाइए, वो नहीं हो सकता बेटा। 3 से 4 टॉपिक आपके ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। ठीक है, और मैं कब से आपसे कह रहा हूं ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। तो दोस्त उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो ये एक भी याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपको ये 2 उत्प्रेरक याद रखना है। मतलब आप अपने नोट्स में भी इन्हें ही लिखिएगा, इन्हें मत लिखिएगा, क्योंकि इनमें से ऑलरेडी कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए, पॉलीथीन के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? पॉलीथीन। याद रखना, पॉलीथीन के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? पॉलीथीन के निर्माण में एथीन और एथिलीन के बहुलीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या याद करेंगे? भाई सीधी सी बात है, ये ZN लिख दिया, यहां फिलिप्स लिख दिया, यहां ZN लिख दिया। तो पॉलीथीन में किसका? भाई C2H4 देखो कॉमनली दिख रहा है। तो आप इसमें ये वाला याद रखना। कौन सा वाला? सेकंड वाला। ना आप इसको याद रखना, ना आप इसको याद रखना, आप इसको। किसका यूज करते हैं? एक तो क्रोमियम सिलिकेट का। किसका करते हैं? क्रोमियम सिलिकेट का। स्टीम रिफॉर्मिंग छोड़ दीजिए, SDS छोड़ दीजिए, है ना, ये भी छोड़ दीजिए। ये अभी बेंजीन हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। मैं एकदम से बाहर बहुत तेजी से आवाज आई, मैं सोच रहा था क्या हो गया, पानी गिर रहा बहुत तेज वाला बाहर। चलिए, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इनमें से बाकी सिर्फ यहां पर आपको एक याद रखना है, कौन सा? ये क्रोमियम वाला। बाकी लगभग लगभग हम सारे पढ़ चुके हैं। चलिए, अब आता है आपका कौन सा? मेलिक, है ना, एक्रोनाइट्रिक।
हाँ, अब आपको यहां पर न तो ये याद रखना है ना ये, क्योंकि ये ऑलरेडी लगभग लगभग हम पहले देख चुके हैं इनको। याद रखना है ना, केटेलिक क्रैकिंग की बात कर रहा है, तोड़ने वाला। जियोलाइट्स पढ़ चुके हैं पहले। विनाइल एसीटेट, विनाइल V2O5, ये भी याद मत रखना। ठीक है, विनाइल एसीटेट C2H4, दो याद रख लेना। C2H4 से विनाइल एसीटेट किससे बनेगा और विनाइल क्लोराइड किससे बनेगा, ये दो आप यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, C2H4 से दो से याद रखना, विनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट काई से बनेगा आपका, कौन से उत्प्रेरक होंगे, एक तो लेड उत्प्रेरक होगा और दूसरा आपका कॉपर होगा। तो अगर आपको एसीटेट बनाना है ना, याद रखिएगा विनाइल एसीटेट से, याद रखिएगा आपको C2H2 से विनाइल एसीटेट बनाना है, तो आप एक उत्प्रेरक के तौर पर, कैटलिस्ट के तौर पर किसका उपयोग करेंगे, लेड का और कॉपर का। पीबी का मतलब लेड होता है। और अगर आपको C2H4 से क्या बनाना है, याद रखिएगा विनाइल क्लोराइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। किसका उपयोग करेंगे, कॉपर क्लोराइड का। तो देखो आपका जो डर था वो डर मैंने खत्म कर दिया ना। आप ये याद रखेंगे ना, ये रखेंगे ना, ये रखेंगे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, गुरुजी आपने अभी तक जितने भी कैटलिस्ट पढ़ाए, वो कैटलिस्ट तो कौन से वाले पढ़ाए, जो याद नहीं रखना वो एग्जाम में नहीं आएगा, इसीलिए तो कटवाए हैं। इसीलिए तो कटवाए हैं, या तो ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं या फिर ये नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो मैंने यहाँ इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, जितने भी सन 90s के दौर में कैटलिस्ट यूज होते थे, उन सब के नाम लिखे थे। तो आजकल इनमें से आधे से ज्यादा यूज में आना ही बंद हो गए। ठीक है, क्योंकि नए कैटलिस्ट आ गए हैं। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं बस उन्हीं को आप याद रखिएगा। चलिए, है ना। अब 1970 जाइलिन, इनमें से तो भैया एक भी यूजेबल नहीं है। एक एक एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक याद रखेंगे। कौन सा वाला, मेथेनॉल। किसके निर्माण के लिए, मेथेनॉल। मेथेनॉल के निर्माण के लिए एज अ कैटलिस्ट किसका यूज करते हैं, कॉपर का, जिंक का, या फिर कॉपर जिंक एक साथ यूज होते हैं। और अगर इन दोनों को नहीं लेना चाहो तो Al2O3, ये इसका क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो मेथेनॉल के निर्माण के लिए एज अ कैटलिस्ट किसका उपयोग किया जाता है, कॉपर और जिंक का। किसका किया जाता है, कॉपर और जिंक का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आप देखिएगा, ये हमें अब पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने आपको एक इंट्रो दिया है, इसके बाद कोई भी स्लाइड नहीं है ना, देख लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं है, ये प्लस दबा रहा हूं, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम यहां से हैंड रिटन पढ़ेंगे। अब देखो हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ उपयोग में कैटलिस्ट आते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए कुछ उत्प्रेरक प्रयोग में आते हैं, जैसे कि रेनेट आता है। कौन सा आता है, रेनेट आता है, लेक्टेज आता है, प्रोटेज आता है, केटलेज आता है। इसी तरह से ब्रेवरिंग, ब्रेवरिंग का मतलब शराब में, है ना, शराब उद्योग जो होता है उसके अंदर भी कुछ कैटलिस्ट का यूज होता है, जैसे बीटा ग्लूकेनेस, है ना, अल्फा एमाइलेस, प्रोटीएस। ठीक है, एमएलओ, है ना, याद रखिएगा, एमएलओ ग्लूको एनासाइडेस। फिर आता है बेकिंग, बेकिंग मतलब याद रखिएगा, बेकिंग का मतलब क्या होता है, खाद्य, या फिर इसे बेकरी, बेकरी बेकिंग को वही बोलेंगे बेकरी में या बेकिंग में, या खाना बनाने वाली वस्तु में। ठीक है, इनमें यूज होता है। वाइन और फ्रूट जूस, वाइन को वाइन ही बोलते हैं, वाइन और फ्रूट जूस में। तो ये चार्ट अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि आज और कल हम यही पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले हम डेयरी प्रोडक्ट को नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं? तो क्या आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? ठीक है। डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट के लिए किस प्रकार के कैटलिस्ट प्रयोग में लाए जाते हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो याद रखिएगा, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर प्रमुख उत्पाद या प्रमुख उत्प्रेरक। तो डेयरी प्रोडक्ट के कौन कौन से कैटलिस्ट जो होंगे इसमें प्रयोग किए जाएंगे, शुरुआत करते हैं। सर आपने जो 3 टॉपिक बताए हैं वो ही करना है ना बस क्लास में से? अरे देवता मेरे, अब यही तो दिक्कत है तुमको। इसी क्लास में मैं चीज बोल के आया हूं, अभी तक क्लास हुई है। क्या वो AWTPA वाले को लेना है? हाँ, आपको वो क्लास लेना है। इसको एक काम करना, प्रिंट आउट निकाल लेना और चिपका लेना जहां बैठते हो वहां सामने। और जब भी AWTPO की क्लास शुरू हो तो पहले इसको पढ़ लेना। देख लो बेटा, इसको अच्छे से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है? क्या कर दिया? लिख दिया है। पता नहीं यार कौन सी गुफाओं में लीन रहते हो, ठीक है? कौन सी गुफाओं में लीन रहते हो? चलो, पहला इसका एंजाइम पढ़ते हैं। इसका नाम है रेनेट, RENNET। कौन सा एंजाइम है? रेनेट। ठीक है, यही था ना नंबर 1 पर। ये देखो, RENNET। पहला एंजाइम कौन सा है डेयरी प्रोडक्ट का? रेनेट। दूसरे पे क्या पढ़ेंगे? लेक्टेस। तीसरे पे प्रोटीएस। चौथे पे क्या पढ़ेंगे? केटलस। चलिए, तो भाई रेनेट की बात करते हैं। क्या है रेनेट? कैसे प्राप्त होता है? इस एंजाइम का मेन काम होता है, ये दूध से पनीर बना सकता है। क्या बना सकता है? दूध को पनीर में बदल सकता है ये एंजाइम। लेकिन लेकिन एक दिक्कत है, ये कहीं केमिकल इंडस्ट्री में नहीं बनता। ये सर मतलब, ये जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं, देखो आपने जानवरों का पेट देखा होगा, उसमें 4 भाग होते हैं, उसके चौथे भाग से निकलता है। तो जो युवा युवा बछड़े क्यों? युवा बछड़े के चौथे मतलब पेट के चौथे भाग, उसके उनके पेट में जो अमाशय होता है उसके 4 भाग होते हैं, चौथे भाग से निकलता है। क्योंकि युवा जो बछड़ा होता है वो पीता है, गाय या भैंस का जो बछड़ा होता है वो दूध पीता है। और उस दूध को, दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, उस दूध को दोस्त याद रखिएगा, युवा बछड़े के चौथे पेट से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है वह दूध को? क्या, इस रेनेट एंजाइम को कहां से निकाला जाता है? एक्सप्रेस फ्रॉम द फोर्थ स्टमक ऑफ यंग क्लेव। याद रखना, कहां से निकलता है ये एंजाइम, ये उत्प्रेरक? एक्सक्रेट। अब देखो, अगर किसी चीज को बाहर निकालते हैं तो उसे एक्सक्रेट बोलते हैं, और यहां निकालने की बात कर रहे हैं तो हम इसको एक्सक्रेटेड बोल सकते हैं, है ना? फ्रॉम द, है ना? कहां से निकलेगा? फ्रॉम द। युवा बछड़ा मतलब यंग हो जाएगा, और बछड़े को क्या बोल देंगे? क्लेव। तो फोर्थ स्टमक ऑफ
युवा बछड़े के अमाशय के चौथे भाग से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? वहां से इसको प्राप्त करते हैं। ये बछड़े में क्या करता है? उसके पेट में जब बछड़ा गाय का या जो भैंस का बछड़ा होता है, ये दूध पीता है, तो वो जो दूध होता है ना, उस दूध को ठोस बना देता है। मतलब पानी जैसा पदार्थ अलग कर देता है और दही जैसे पदार्थ को अलग कर लेता है। तो विभिन्न जानवर जो होते हैं उनमें किसका पेट में क्या पाया जाता है? रेनेट होता है। कि सर मतलब इसका उपयोग कहां करते हैं? देखो इंडिया में इस चीज को कम यूज किया जाता है, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज के आपने वीडियो देखे होंगे, चीज आते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे आपने बर्गर में, पिज्जा के ऊपर चीज खाया होगा, क्या हाँ सर खाया है? वो जो चीज होता है वो किस चीज को दर्शाता है? वो किस चीज को इंगित करता है? वो अलग अलग प्रकार के जो चीज होते हैं उनको बनाने के लिए। चीज नहीं, चीज। देखिए चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखो। ये इस तरह के, ठीक है? नहीं तो इसको देखो अच्छे से। ये इस तरह की चीज होती है। इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस एंजाइम को निकाला जाता है। अपने इंडिया में इनको कम खाया जाता है, लेकिन जो यूरोपियन है ना, याद रखिएगा, यूरोपियन है, मिडिल ईस्ट है, यहां पर बड़े पैमाने पर इनका सेवन करते हैं। अपने यहाँ तो डायरेक्टली भैया घी खा लेते हैं या मक्खन खा लेते हैं, ठीक है? अरे हाँ विनय दादा, मंगा लीजिए आप सुधा बुक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मंगा लीजिए। आइए। बात समझ में आ गई? ये पहला एंजाइम समझ में आ गया, पहला कंप्लीट हो गया यहाँ। तो एक तो पनीर बनाने में, और दूसरा यूज कहाँ होता है? चीज के निर्माण में। क्या आपको रेनेट समझ में आ गया? रेनेट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो दूसरा। दूसरा पढ़ने से पहले नाम देखते हैं, क्या है? लैक्टेस। लैक्टेज उत्प्रेरक। यह नाम आपने कई कई बार सुना होगा। आपने सुना होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, वहां पर लैक्टेज होता है। और लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज लैक्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में। तो भैया ये लैक्टेज एक एंजाइम के तौर पे पाया जाता है। एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक ही होते हैं। तो ये मेनली किसके डाइजेशन के लिए है? तो दूध के पाचन के लिए। डाइजेशन ऑफ मिल्क।
छोटी आंत में आपने पढ़ा होगा, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर बदलता है, याद आया कि नहीं? आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें पढ़ते हो पाचन तंत्र में आप लैक्टेज एंजाइम, वो उत्प्रेरक एक प्रकार का। अगर हमें इसको निकालना हो, प्राप्त करना हो, है ना, हमें इसे प्राप्त करना हो, अगर मान लीजिए कि हमें बाहर चाहिए दुनिया में, तो हम ये कहां से निकालते हैं? तो इसको हम कृत्रिम रूप से कहां से प्राप्त करते हैं? दोस्त याद रखिएगा, हम खमीर से निकालते हैं। खमीर मतलब यीस्ट। तो आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यीस्ट। यीस्ट एक प्रकार की कवक होती है। कृत्रिम रूप से यीस्ट या खमीर से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? खमीर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके। कहां से प्राप्त करते हैं? खमीर से। सर क्यों निकाल रहे हैं? हमारे पेट में बन रहा है, इसको निकाला क्यों? आपने देखा होगा बहुत सारा दूध पाउडर आता है। आप एक शुगर पढ़ते हैं, मिल्क शुगर। एक शर्करा होती है जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। लैक्टोज शुगर होती है वो। ठीक है, दूध में मिठास का जो कारण होता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर। वो लैक्टोज शुगर के कारण होती है। लेकिन देखो, ये तो दूध के अंदर है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, वो दूध का उपयोग न करके क्या करती है? दूध का उपयोग न करके दूध की तरह दिखने वाला पदार्थ बनाने की कोशिश करती है, मतलब नकली दूध। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करती है? फ्लेवर, दूध का एक्सट्रैक्ट बना लिया उनने, दूध बना लिया। अब दूध के अंदर वो मिठास कहां से आए, दूध जैसा टेस्ट कहां से आए? इस दूध जैसे टेस्ट को लाने के लिए इस लेक्टोज शुगर की जगह पर वो लैक्टेस का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? लैक्टेस का। क्योंकि ये लैक्टेस क्या करेगा, वो इसी को, शुगर जो है वो एक्चुअल में ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको क्या करते हैं, ये इसको यूज किया जाता है। तो ये लैक्टोज, याद रखिएगा, ये दो काम में आता है। एक तो ये दूध में से लैक्टोज भी हटा देगा, है ना। आपने कभी सुनना, मुझे लैक्टोज से एलर्जी, ऐसा बोलते हुए अक्सर टीवी में कई लोगों को देखा होगा। लैक्टोज से एलर्जी, दो काम है इसके। तो एक तो ये दूध में से लैक्टोज को रिमूव कर सकता है। क्या कर सकता है? तो मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, तो लैक्टोज रिमूवर। दुग्ध से लैक्टोज को हटाता है। कौन हटाता है? लैक्टेज हटाता है, और उसका उपयोग कर लिया जाता है उसकी जगह। तो दोस्त याद रखना, इस तरह से ये है ना उपयोग में लाया जाता है, इस तरह से ये चीजें सामने आती है। एक मिनट। चलिए, आया समझ में इतना? चलो दोस्त, आज के लिए इतना बहुत है। हमने दो पढ़े। ये तरीका सही लग रहा है आपको? नीचे करना सर एक बार कमेंट। ये तरीका सही लग रहा है आपको पढ़ने का?
ये तरीका सही है? अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए? मन का भय निकल गया? इसी तरह से पढ़ेंगे अब, ठीक है। हम रेनेट नहीं समझ में आया? अरे बेटा, रेनेट उत्प्रेरक का नाम है। रेनेट नाम है उत्प्रेरक का, ठीक है। आप ये मत समझो रेनेट समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा। विनय कुमार, ठीक है। हम आपको यहां से हटवा देंगे, अति हो रही है अब। चलिए, रेनेट नहीं आया समझ में भाई? रेनेट नाम है, नाम मत समझो, वो काम क्या कर रहा है ये समझो। उत्प्रेरक का नाम, नाम में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भैया, उसके लिए मुझे माफ करो। रेनेट को रेनेट ही कहेंगे, आप तो बस उसको याद रखो, रेनेट को रेनेट ही कहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।